हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का 7th लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या उसी को बोले थे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, जैसे x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, और हम लोग एक देखे थे फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, और वो यूलर्स फॉर्मूला था e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये था यूलर्स फॉर्मूला। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिखे, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं यूलर्स फॉर्म में। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला आएगा तो लिख देते हैं e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये होता है यूलर्स फॉर्मूला, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो पिछले क्लास में बताए थे कि इसको लिखा जा सकता है पोलर फॉर्म में ऐसे r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये तो पिछले क्लास में मैं बता दिया था। जहां पे r क्या था, ये r क्या था, यहां पे लिख देता हूं मैं वेयर r इक्वल टू मॉड जेड। r क्या था, मॉड जेड था। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड थीटा क्या था, थीटा, ये जो थीटा दिख रहा है ये क्या था, तो ये था आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे r तो ठीक है वही रहेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को यूलर्स फॉर्मूला से क्या लिख सकते हो, e टू द पावर आई थीटा लिख सकते हो। तो देखो सेम यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ पे दिख रहा है, इसके जगह पे हम चिपका सकते हैं e का पावर आई थीटा, तो लिख दिए r इंटू इसके जगह पे e का पावर आई थीटा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z हो ऐसे x प्लस आई वाई, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यूलर्स फॉर्म में, इसी को बोलेंगे यूलर्स फॉर्म, r इंटू ई का पावर आई थीटा। ये हो गया यूलर्स फॉर्म अपना, r इंटू ई का पावर आई थीटा। ठीक है, r क्या है, सेम यहां भी आप लिख सकते हो वेयर r इक्वल टू मॉड जेड एंड थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर्स फॉर्म में लिखना हो तो सिंपल r निकालो यानी मॉड जेड निकालो, और फिर उसका आर्गुमेंट निकालो और लिख दो ऐसे r इंटू ई का पावर आई थीटा। ठीक है, जैसे मैं एक निकाल के दिखाता हूं, जैसे z इक्वल टू मान लो हो 1 माइनस या -1 प्लस रूट 3i, चलो ये -1 प्लस रूट 3i, इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी कार्टेशियन फॉर्म में है या बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको अगर लिखना हो यूलर्स फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा r यानी कि मॉड जेड, और मॉड जेड होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लो एक बार लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो x का वैल्यू यहाँ पे है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, अब प्लस वाई स्क्वायर, वाई के जगह पे है √3। ठीक है, √3 आई नहीं लिखना, √3 सिर्फ वाई के जगह पे है, क्योंकि x प्लस आई वाई में y का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब i से जो मल्टीप्लाई है उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ आप देखोगे कि i से क्या मल्टीप्लाई है, तो i से √3 मल्टीप्लाई है, तो y का वैल्यू हो गया √3। ठीक है, तो वाई स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर जो कि होगा 3। अब ये हो गया 1 प्लस 3 यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर √2, तो ये r का वैल्यू आ गया। r का वैल्यू कितना आ गया 2। अब क्या निकालोगे, तो अब आप निकालोगे इसका आर्गुमेंट यानी थीटा। थीटा कैसे निकालोगे, तो ये है z इक्वल टू -1 प्लस √3i, इसको एक पॉइंट लिख सकते हो -1 √3। ठीक है, x, y,
तो जैसे ही आप एक पॉइंट के फॉर्म में लिखे, आपको पहले निकालना पड़ेगा अल्फा। अल्फा होगा tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, y का वैल्यू √3, x का वैल्यू -1। आपको पता है ना मॉड क्यों लगाते हैं? मॉड इसलिए लगाते हैं ताकि माइनस आए तो वो माइनस खत्म हो जाए, वो बचे नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे माइनस जो था वो खत्म हो गया ये मॉड के वजह से, तो ये हो गया tan इनवर्स ये √3, अब आई -1 सिर्फ बच जाएगा √3, ठीक है, माइनस खत्म हो गया। और बाई में 1 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो tan इनवर्स √3 आ गया, और tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना, तो ये होगा π/3। तो देखो अल्फा का वैल्यू निकल गया π/3। तो स्टेप 1 होता है अल्फा फाइंड करने का। स्टेप 2 में क्या करते हैं? स्टेप 2 में हम देखते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ध्यान से देखो z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये देखो x इसका है निगेटिव, ठीक है, रियल पार्ट निगेटिव मतलब इधर निगेटिव में जाएंगे, और इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ऊपर जाएंगे। तो देखो पहले निगेटिव और फिर पॉजिटिव, तो हम लोग चले आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो z जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो अल्फा निकल गया और z सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। याद करो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होता है पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया पाई माइनस, और अल्फा का वैल्यू है π/3। तो यहाँ पे 3 अगर एलसीएम लेते हो तो हो जाएगा 3π माइनस पाई यानी 2π/3, ठीक है। तो 2π/3 आ गया आर्गुमेंट ऑफ z, और आर्गुमेंट ऑफ z ही होता है ना थीटा। देखो यहाँ पे लिखे हैं थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, तो इसका वैल्यू ये हो गया थीटा अपना, ठीक है, थीटा इक्वल टू 2π/3। तो r निकल गया, थीटा निकल गया, तो हमको लिखना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको लिखना है यूलर्स फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे? तो इसके लिए आप लिखोगे z इक्वल टू r इंटू ई का पावर आई थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा r का वैल्यू देखो 2, तो 2 इंटू ई टू दी पावर आई, और थीटा का वैल्यू देखो 2π/3, तो लिख दो 2π/3, ठीक है। ये हो गया z। देखो z ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमको कौन से फॉर्म में? तो यूलर्स फॉर्म में, ये हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। समझे आप कि नहीं? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको यूलर्स फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो आप पहले निकालोगे r और फिर निकालोगे थीटा। थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ z, और r मतलब मॉडुलस ऑफ z। देखो यहाँ पे निकाले हैं ना, r मतलब मॉड z, और थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ z, देखो यहाँ पे निकाले हैं। तो आप आर्गुमेंट निकालो और r निकालो यानी मॉडुलस निकालो, और ऐसे लिख दो r इंटू ई का पावर आई थीटा। अच्छा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको लिखना पड़ता अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में, तो कैसे लिखते? तो ऐसे लिख देते ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में, चलो यही लिख देते हैं z इक्वल, या चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्यों इतना कंजूसी किया जाए। तो नेक्स्ट पेज में ये अगर इसी को लिखना पड़ता ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म तो लिखते z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और r का वैल्यू तो निकला था 2 ना, तो 2 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू याद करो 2π/3 था, प्लस आई साइन 2π/3, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ये आ गया यूलर्स फॉर्म, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप यूलर्स फॉर्म में या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आसानी से लिख सकते हो, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब चलो एक चीज उल्टा आप समझो। देखो अभी हम लोग क्या किए कि ये z इक्वल टू ये गिवन था, इसको हम लोग लिखे किस फॉर्म में? तो ये यूलर्स फॉर्म में, ठीक है, z इक्वल टू ये हम लोग लिख दिए। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और बोले कि इसका पहचानो, इसका मॉडुलस क्या होगा, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? तो जो e के पहले जो यहाँ पे होगा वही होगा मॉडुलस, ठीक है। और i के बाद में e के पावर में i से जो मल्टीप्लाइड होगा वो होगा इसका आर्गुमेंट। देखो नया पेज में लेते हैं, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू r इंटू ई का पावर आई थीटा, यही होता है ना मेन हमारा असली फॉर्म ये होता है, ठीक है। देखो हम लोग लिखे थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे z इक्वल टू r इंटू ई का पावर आई थीटा, जहाँ पे r क्या होता था? तो r होता था मॉड z और थीटा होता था आर्गुमेंट ऑफ z।
तो वैसे ही z इक्वल टू आर इंटू ई का पावर आई थीटा लिखा है, और बोले कि इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉड जेड क्या होगा, तो बोलोगे आर, और आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, तो आई से जो मल्टीप्लाई है वही, यानी कि थीटा। समझे कि नहीं? जैसे z इक्वल टू दे 3 इंटू ई का पावर आई पाई बाई 5, चलो कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो z इक्वल टू ये गिवन है 3 इंटू ई टू द पावर आई पाई बाई 5, तो बोले कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, यानी मॉड जेड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 3 होगा। और आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, तो ई के पावर में जो भी है, ई के पावर में जो भी है उसमें आई से देखो क्या मल्टीप्लाई है, तो आई से मल्टीप्लाई है पाई बाई 5, तो बोल देंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा पाई बाई 5। समझे? जेड इक्वल टू दिया हो ऐसे यूलर्स फॉर्म में, तो आप आसानी से इसको लिख इसका मॉड और आर्गुमेंट लिख सकते हो। ठीक है, जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे z इक्वल टू गिवन हो e टू द पावर i पाई बाई 3, बोले कि इसका मॉड z बताओ, तो देखो यहाँ पे e से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हो ना, तो इसका मॉड z हो जाएगा 1, और ये इसका आर्गुमेंट हो जाएगा क्या, तो i से जो मल्टीप्लाई है, यानी i से मल्टीप्लाई है पाई बाई 3, तो हो जाएगा पाई बाई 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और देते हैं। जैसे आपको गिवन हो z इक्वल टू ई टू दी पावर i पाई बाई 3 अब प्लस 2, ठीक है, ऐसे e टू दी पावर i पाई बाई 3 प्लस 2 ये गिवन है, और पूछे कि इसका मॉड जेड निकालो, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालो, तो कैसे निकालोगे आर्गुमेंट ऑफ जेड और मॉड जेड? तो ध्यान से देखना, यहाँ पे तो e में पहले देखो, यहाँ पे i इंटू पाई बाई 3 है, मतलब i इंटू सिर्फ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 1 इंटू लिख दिए। यहाँ पे डायरेक्टली आप 1 इंटू नहीं लिखना, यहाँ पे पहले देखो e का पावर i पाई बाई 3 अब प्लस 2 है, तो आप जानते हो ना ये फॉर्मूला a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू होता है a का पावर m प्लस n, तो और इसका उल्टा भी सही होता है, मतलब कहीं a का पावर m प्लस n हो तो आप उसको a का पावर m इंटू a का पावर n लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले e का पावर इतना अब प्लस 2 है, तो देख रहे हो a का पावर m प्लस n टाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो a का पावर m इंटू a का पावर n, यानी e टू दी पावर i पाई बाई 3 इंटू e का पावर 2, ये आप लिख सकते हो। तो अब ये क्या हो गया, तो अब ये z हो गया, इसको पहले कर दो, तो e का पावर 2 इंटू e का पावर i पाई बाई 3। देखो यूलर्स फॉर्म में अभी ये नहीं था, ये पूरा यूलर्स फॉर्म में नहीं था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ये था ये यूलर्स फॉर्म में नहीं था, क्योंकि i इंटू पाई बाई 3 तो था, लेकिन प्लस में 2 आ गया, तो ये i से ही कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए, e के पावर में i से कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा जो भी है उसको हटा दो। कैसे हटाओगे, तो ये फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा के हटा दो, तो ये फॉर्मूला लगा के हम हटा दिए, तो ये बच गया। अब ये देखो ये जो बचा ना, ये अब यूलर्स फॉर्म है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z का यूलर्स फॉर्म है, तो अब इसका हम लोग मॉड जेड लिखेंगे। कैसे, तो इसका मॉड जेड पूछा जाए तो मॉड जेड कितना होगा, तो e का पावर i वाला जो है ना, ये मेन e है। ठीक है, जो ये वाला मेन e जो यहाँ पे हुआ करता था, ये मेन ई ये है। ठीक है, तो इसमें ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ई के ये मेन जो ई होता है, ई का पावर जिसमें आई रहता है, उसमें जो मल्टीप्लाई हो, जो चीज मल्टीप्लाई हो वही होता है मॉड जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, मॉड जेड क्या हो जाएगा, तो ई का पावर 2। ठीक है, और आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, तो e का पावर i में जो मल्टीप्लाई है, e के पावर में जो i है ना, i में जो मल्टीप्लाई है वही, यानी पाई बाई 3। समझे आपके नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हो गया e का पावर 2 और इसका आर्गुमेंट हो गया e का पावर i पाई बाई 3। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम देंगे, यूलर्स फॉर्म में डायरेक्टली नहीं देंगे, इनडायरेक्टली देंगे, मतलब वो कन्वर्ट करके आपको उसका मॉडुलस और ये सब निकालना है। ठीक है,
चलिए जैसे z इक्वल टू हम दिए e टू द पावर 2 प्लस 3i, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 2 प्लस 3i, ये हो गया आपका, ये z है। आपको निकालना है इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड z एंड आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करना है, ठीक है, ये दोनों चीज बताना है। कैसे बताओगे? तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब ये जो होता है ना यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उस फॉर्म में नहीं है। यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये होता है z इक्वल टू आर इंटू ई का पावर आई थीटा। तो देखो यहाँ पे e का पावर i इंटू थीटा होना चाहिए, अब इसमें कुछ एडेड नहीं होना चाहिए। तो i इंटू 3 तो है, लेकिन प्लस 2 है, तो उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? तो देखो ऐसे आप आसानी से हटा सकते हो। e का पावर 2 प्लस 3i है, तो आप लिख सकते हो e का पावर 2i इंटू ई का पावर 3i। अब ये बदल चुका है इस फॉर्म में, ठीक है। r के जगह पे क्या है? तो e स्क्वायर है, तो r मतलब मॉड z, तो मॉड z क्या लिखोगे? तो e स्क्वायर। और आर्गुमेंट ऑफ z थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ z, और उसके जगह पे थीटा के जगह पे देखो क्या है, i से क्या मल्टीप्लाई है? 3 मल्टीप्लाई है, तो आर्गुमेंट ऑफ z हो गया 3, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो गया? 3 हो गया। तो देखो कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो आप उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछे रियल पार्ट लिखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा? तो देखो आप इसको ऐसे पहले लिख दो, z इक्वल टू ई स्क्वायर, ई का पावर 3i को क्या लिख सकते हो? cos 3 प्लस i sin 3, ये लिखोगे। नहीं जानते हो? e का पावर i थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। ध्यान से देखना, e का पावर i थीटा, i के बाद थीटा है, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखे। यहाँ पे क्या है? e का पावर, देखो z इक्वल टू ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर को जैसे के तैसे लिख दिए। e का पावर 3i है, देखो 3i, i के बाद 3 है ना, तो यहाँ पे i के बाद थीटा है, मतलब थीटा के जगह पे 3 है, तो यहाँ पे थीटा था तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, यहाँ पे 3 है तो cos 3 प्लस i sin 3, ठीक है। तो अब z इक्वल टू क्या हो गया? तो ई स्क्वायर cos 3 प्लस ई स्क्वायर साइन 3 इंटू आई, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट हो गया ये, और इमेजनरी पार्ट हो गया ये। मतलब पूछे रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, तो आप बोलोगे ई स्क्वायर cos 3, और वही अगर पूछे इमेजनरी पार्ट क्या होगा, तो ई स्क्वायर साइन 3 बोल देना। समझे? तो कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक चीज देखते हैं, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट देखे थे, और वहां पे एक चीज बोले थे कि इसका प्रूफ जो होगा वो हम बाद में दिखाएंगे, ठीक है। एक बार याद दिला देते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे जिसका प्रूफ नहीं देखे थे। और तो कौन सा प्रॉपर्टीज था आर्गुमेंट का? तो हम लोग देखे थे ये वाला, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। याद करो, ये मैंने प्रॉपर्टीज बताया था, लेकिन इसका प्रूफ नहीं बताया था। प्रूफ के बारे में बोला था कि बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिर ये प्रॉपर्टीज था, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 हो तो इसका वैल्यू होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n हो तो ये होता है n, ये n इंटू में आ जाता है, और आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज था जिसका प्रूफ मैं वहां पे नहीं बताया था। आज मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैं बोला था कि बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो बाद में जो बोला था जिस दिन बताऊंगा वो दिन आज ही है, ठीक है। आज ही जो है वो बाद का दिन है। तो चलिए आज मैं इसका प्रूफ बताता हूं, ये यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद। चलिए अब देखते हैं पहला का प्रूफ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं लेट z1 इक्वल टू r1 इंटू ई का पावर i थीटा 1, ठीक है। एंड z2 इक्वल टू r2 इंटू ई का पावर i थीटा 2, ठीक है।
नया पेज लेना चाहिए था, बहुत कम जगह है। चलिए कोई बात नहीं, अब लिख दिए तो इसी में बताते हैं। Z1 क्या है, तो R1 इंटू ई का पावर आई थीटा 1 है। अब ध्यान से देखो, अगर हम बोले मॉड ऑफ Z1 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, Z1 का मॉड क्या है, तो R1 है। एंड Z1 का आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या है, Z1 का आर्गुमेंट देखो I से मल्टीप्लाई है थीटा 1, तो थीटा 1 है, ठीक है। फिर Z2 की बात करें, Z2 की बात करें तो Z2 का मॉड क्या है, तो Z2 का मॉड है R2। एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 है थीटा 2, ठीक है। Z2 का मॉड है R2 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 है थीटा 2। अब ऐसा करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में ये आया, हम यहां पे कर रहे हैं Z1 इंटू Z2। तो Z1 क्या था, याद करो, Z1 था ये, Z1 ये माने थे R1 इंटू ई का पावर आई थीटा 1। तो Z1 का वैल्यू लिखो, Z1 का वैल्यू R1 इंटू ई का पावर आई थीटा 1 इंटू Z2 का वैल्यू R2 इंटू ई का पावर आई थीटा 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो R1 R2 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा R1 इंटू R2 और ई का पावर आई थीटा 1 इंटू ई का पावर आई थीटा 2। देखो ई का पावर आई थीटा 1 है, अब बेस यहां भी ई ही है और आई थीटा 2 है, तो पावर तो ऐड हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ई का पावर आई और थीटा 1 प्लस थीटा 2। नहीं समझे क्या, ये ध्यान से देखना, ई का पावर आई थीटा 1 इंटू ई का पावर आई थीटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर सिंपली ऐड कर दिए। तो आ गया हमको Z1 इंटू Z2, ये आ गया R1 R2 इंटू ई का पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखो यहाँ आई से दोनों चीज मल्टीप्लाई है, आई से ये पूरा मल्टीप्लाई है, ये पूरा ब्रैकेट दिया गया है जो आई से मल्टीप्लाई है, तो इसलिए ये टेंशन नहीं लेना। पिछले एक क्वेश्चन दिए थे ना जिसमें ऐसा था ई का पावर आई ये 3i प्लस 2 था, या ऐसा था ई का पावर 2 प्लस 3i था, ठीक है। तो वहां पे आई से सिर्फ 3 मल्टीप्लाई था तो अलग अलग करना पड़ा था, ऐसा ई स्क्वायर इंटू ई का पावर 3i, लेकिन यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आई दोनों से मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो, अगर हम पूछें मॉड ऑफ Z1 Z2, ये Z1 इंटू Z2 है, इसका मॉड क्या होगा, तो ये होगा जो ई से मल्टीप्लाई है, यानी कि R1 इंटू R2, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 का मॉड क्या आ गया, R1 इंटू R2, और R1 क्या है, पिछले पेज में देखो R1 देखो है यहाँ पे मॉड Z1 और R2 है मॉड Z2, ठीक है। तो R1 के जगह पे लिख दोगे क्या, तो मॉड Z1 और R2 के जगह पे मॉड Z2। तो देखो ये भी प्रॉपर्टीज एक प्रूफ हो गया। ये प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे मॉडुलस में, मॉडुलस में प्रॉपर्टीज देखे थे कि दो अलग अलग ऐसे मॉडुलस हो, इनटू में हो, ठीक है, मतलब इनटू हो और फिर मॉड लगा हो, तो हम लोग अलग अलग मॉड लगा के तब बाद में इनटू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया। अब देखो, अगर हम बोले कि ये Z1 इंटू Z2 का आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, तो क्या बोलोगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि आई से यही मल्टीप्लाई है ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अब निकल के आ गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू थीटा 1। थीटा 1 का वैल्यू देखो क्या है, थीटा 1 आप माने थे ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 को और थीटा 2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 1 के जगह पे आप लिख दो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस थीटा 2 के जगह पे आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। तो देखो ये प्रूफ हो गया, ये जो है ये प्रूफ हो गया, कौन सा प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट प्रूफ हो गया, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 आ गया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। वैसे ही अगर हम Z1 बाई Z2 करें, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही हम करें Z1 बाई Z2, तो Z1 क्या है, Z1 है R1 इंटू ई का पावर आई थीटा 1, और Z2 क्या है, तो R2 इंटू ई का पावर आई थीटा 2। तो ये हो गया R1 बाई R2, ये R1 बाई R2, और ई का पावर आई थीटा 1 अब बाई में है ई का पावर आई थीटा 2, तो ये हो जाएगा ई का पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आई थीटा 1 माइनस आई थीटा 2, तो आई कॉमन कर लिए, ये आ गया, तो ये आ गया Z1 बाई Z2,
तो देखो z1/z2 ये ऐसे आ गया ना, r इंटू ई का पावर आई थीटा के फॉर्म में आ गया, r के जगह पे है r1/r2। तो हम पूछें कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसका मॉडुलस क्या होगा, मतलब मॉड ऑफ z1/z2 क्या होगा, तो आप बोलोगे r1/r2, r1/r2, और ये z1/z2 का मॉड आ गया r1, r1 मतलब मॉड z1 बाई r2 मतलब मॉड z2। ठीक है, तो देखो ये भी एक प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में हम लोग ये प्रॉपर्टीज देखे थे, और उसका प्रूफ शायद वहां भी नहीं देखे थे, तो यहाँ पे इसका प्रूफ मिल गया। ठीक है, तो हम लोग बहुत जो पहले काम कर चुके हैं जिसका प्रूफ उस टाइम में थोड़ा हार्ड होता, टफ होता, ठीक है, यहाँ पे हम लोग काफी आसानी से इसका प्रूफ देख लिए। ठीक है, अब देखो, अब इसका हम पूछें कि आर्गुमेंट z1/z2 का आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1/z2। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आया है वो इस फॉर्म में आया है, r इंटू ई का पावर आई थीटा, थीटा के जगह पे देखो क्या है, तो θ1 माइनस θ2 है। ठीक है, तो थीटा मतलब होता है आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z1/z2 क्या होगा, तो θ1 माइनस θ2। तो θ1 मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1। ठीक है, आप पिछले के पिछले पेज में देखो मिलेगा, माइनस θ2 मतलब आर्गुमेंट ऑफ z2। तो ये आ गया आपको आर्गुमेंट ऑफ z1/z2 का वैल्यू, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, याद करो ये जो है ये क्या है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट है, हम लोग पढ़े हैं, इसका यूज भी कर चुके हैं, और आज इसका हम लोग प्रूफ भी देख लिए। ठीक है, और इसी तरह से जो तीसरा प्रॉपर्टीज है उसका भी हम लोग प्रूफ देख सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, तो तीसरा प्रॉपर्टीज था आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप z का पावर n लिखो। ठीक है, अब जैसे मान लो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r इंटू ई का पावर आई थीटा। ठीक है, तो z का पावर n मतलब इस पूरे का पावर n, अब पूरे का पावर n मतलब r का पावर n और इसका भी पावर n, इसका पावर करोगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, यानी e का पावर आई n थीटा हो जाएगा। ठीक है, z के पावर n का वैल्यू ये हो गया। तो कोई बोले कि z के पावर n का मॉड बताओ, तो आप बोलोगे r का पावर n, और r क्या था, तो r मॉड z था, z का मॉड था r। ठीक है, तो r को आप लिख सकते हो मॉड z, इसका पावर n, किसका वैल्यू आ गया, तो z के पावर n का वैल्यू आ गया। तो आप ये भी लिख सकते हो z के पावर n का मॉड इक्वल टू z के मॉड का पावर n। ठीक है, इसको भी हम लोग देखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड में, और आज इसका प्रूफ देख लिए। नेक्स्ट अगर हम बोलें कि z के पावर n का आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n, तो आप क्या बोलोगे, n थीटा बोलोगे, n थीटा, और n थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, तो ये आ गया किसका वैल्यू, तो आर्गुमेंट ऑफ z के पावर n का वैल्यू आ गया क्या, तो n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, ये आ गया। तो आई होप ये तीनों जो प्रूफ है वो तीनों प्रूफ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था, ऐसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, और बहुत सारा देखो यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से बनाने में हेल्प भी करेगा। ठीक है, चलिए तो और इस पे अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यूलर्स फॉर्म पे। जैसे बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखो डायरेक्टली ये पूछ रहा है -3 - 4i इक्वल्स, ठीक है, कौन किसके बराबर होगा, और ये देखो चारों ऑप्शन जो है वो यूलर्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर्स फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा, तो इसका यूलर्स फॉर्म लिखो और देखो क्या आता है। तो इसका यूलर्स फॉर्म लिखने के लिए पहले r निकालना होगा, r मतलब मॉड z, और ये हो जाएगा √(-3 का स्क्वायर यानी 9, और -4i है तो -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया √25 यानी कि 5। तो r का वैल्यू आ गया 5, तो r का वैल्यू 5, देखो इसमें तो 5 नहीं है, इसमें है 5, इसमें है 5 और इसमें है 5। ठीक है, z इक्वल टू यही होता है ना, r इंटू ई का पावर आई थीटा, तो r तो निकल गया, तो r 5 तीनों में दिख रहा है, तो तीन ऑप्शन तो टिक कर नहीं सकते हो, कोई एक ही होगा। तो अब थीटा निकालो, थीटा क्या आता है, तो थीटा के लिए इसका आर्गुमेंट निकालो। देखो z मान लो इसको, तो z है -3 - 4i, यानी कि -3, -4,
ठीक है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा अल्फा। अल्फा मतलब tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। तो y के जगह पे है -4, x के जगह पे -3। तो अल्फा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स, और देखो ये मॉड है जो वैसे माइनस माइनस तो कट भी सकता है, लेकिन मॉड है नहीं भी माइनस कटता तो उस माइनस को मॉड हटा देता। तो ये हो गया tan इनवर्स 4/3। ठीक है, tan इनवर्स 4/3। तो अल्फा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 4/3। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करे तो हम लोग उसका आर्गुमेंट लेते हैं, क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड लेते हैं अल्फा माइनस पाई। ठीक है, तो अल्फा तो यही आया। देखो इसका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता है, जैसे tan इनवर्स √3 होता है ना π/3, तो tan इनवर्स 4/3 कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही रहने देंगे। तो अल्फा को लिखो कितना, तो tan इनवर्स 4/3 और माइनस, देखो ऑप्शन भी ऐसे ही है tan इनवर्स 4/3 में, अब माइनस कितना, तो पाई। ये हो गया आपको बड़ा सा, ये क्या निकल गया, तो ये थीटा, और r निकल गया है 5। तो z क्या लिखोगे, z लिखोगे ना r इंटू ई का पावर आई थीटा। तो r के जगह पे 5 और e का पावर i, और थीटा के जगह पे ये लिख दोगे आप। ठीक है, क्या, तो tan इनवर्स 4/3 अब माइनस पाई। ठीक है, मिलाओ देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये पाई माइनस tan इनवर्स 3/4 ये नहीं सही है। ठीक है, और ये भी नहीं सही है, पाई माइनस है, यहाँ पे पाई माइनस है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है, इस माइनस को अंदर भेजोगे तो वो यही चीज आ जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना था और कोई एक ऑप्शन मिल जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग लेवल को बढ़ाते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है कि z इक्वल टू आर इंटू ई का पावर आई थीटा। z इक्वल टू ये है, तो आपको बताना है मॉड ऑफ ई का पावर आई जेड। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करके बना के देखो कि आपसे बनता है कि नहीं। बनेगा तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई भी करोगे, आधा भी कर लोगे या थोड़ा सा भी करोगे, आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं भी करोगे तो पता तो चलेगा कि क्या गलती कर रहे हो आप। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये z इक्वल टू गिवन है r इंटू ई का पावर आई थीटा, मतलब r और e के पावर आई थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको आप लिख सकते हो r मल्टीप्लाई कर दो तो r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा। ये देखो ये z है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मॉड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉड नहीं चाहिए, इसका मॉड चाहिए तो हम तो डायरेक्ट ही बता देते कि r हो जाता। z का मॉड नहीं चाहिए, हमको चाहिए मॉड ऑफ, देखो ये छोटा सा दिख रहा ना e टू दी पावर i, और z देखो z ये जो दिया हुआ है, ये z इक्वल टू ये दिया हुआ है जिसको हम ये लिखे, ये i के इनटू में है। ठीक है, और e टू दी पावर i z जो आएगा इसका मॉड चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये e का पावर आई जेड, इसका मॉड चाहिए। ठीक है, अब कोई डायरेक्ट ये नहीं बोल देना कि e के पहले 1 है तो 1 मॉड हो जाएगा, ये नहीं बोल देना। देखो इसको, इसका मॉड चाहिए तो इसको कुछ आप मान लो। ठीक है, इसको मान लो आप z1। ठीक है, z1 क्या मान लिए, तो e का पावर आई जेड, e के पावर आई जेड को मान लिए z1। अब देखो e का पावर i और z का मतलब क्या है, तो z का मतलब है r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा। ठीक है, ये अब देखो e टू दी पावर i को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आई r cos थीटा, और i को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो i इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा माइनस। ठीक है, -1 तो -1 इंटू आर साइन थीटा, यानी माइनस आर साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अब e के पावर i सिर्फ यहाँ है, यहाँ पे i नहीं है, तो इसको आप अलग कर सकते हो, यानी आप इसको लिख सकते हो ऐसे। देखो ये फॉर्मूला था ना a का पावर m प्लस n,
तो ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो प्लस है ही नहीं, यहाँ तो माइनस है, तो आप प्लस बना सकते हो काफ़ी आसानी से। ऐसे ई का पावर आई आर कॉस थीटा आप लिख सकते हो ऐसे, प्लस और माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। माइनस आर साइन थीटा, देखो बीच में प्लस कर दिए और ब्रैकेट में लिख दिए माइनस आर साइन थीटा। हम इसलिए ऐसा किए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है वो इसी टाइप से है, ठीक है। नहीं तो माइनस वाला फॉर्मूला भी लग सकता था, जैसे होता है ना ए का पावर एम माइनस एन इक्वल टू ए का पावर एम बाई ए का पावर एन, लेकिन आंसर जो है वो ऐसे ही माइनस में दिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग प्लस ही रखे, प्लस वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर आई आर कॉस थीटा और इनटू e का पावर माइनस आर साइन थीटा। ये किसका वैल्यू हुआ? तो ये z1, z1 मतलब ये, ठीक है। z1 हम इसको माने हैं और इसी का मॉड चाहिए, मतलब हमको z1 का मॉड चाहिए, ठीक है। चलिए एक नया पेज लेते हैं। चलिए z1 क्या आया? z1 आया ये, इसको पहले आप लिखो। ये z1 इक्वल टू आया e टू द पावर माइनस आर, क्या था? e टू द पावर माइनस आर साइन थीटा और फिर e का पावर आर आई आर कॉस थीटा। तो e का पावर माइनस आर साइन थीटा इंटू ई का पावर आई आर कॉस थीटा। देखो आई जहां पे रहेगा वही मेन ई है, ठीक है। अपना जो होता है ना आर इंटू ई का पावर आई थीटा, तो आई जो है वही मेन ई है, बाकी तो ये आर है, जैसे ये आर है, ठीक है। ये जो दिख रहा है लो ऐसे हाईलाइट कर देना है, ठीक है, हाईलाइट कर दिए ये। तो ये क्या है? तो ये z1 का मॉड है, ठीक है। और e के पावर i के बाद जो है वो z1 का क्या है? आर्गुमेंट है, ठीक है। z1 का ये आर्गुमेंट है और ये मॉड है, ठीक है। तो हमको तो पूछ रहा है यहाँ पे z1 का मॉड, ठीक है। z1 का मॉड पूछ रहा है, तो क्या बोलोगे? तो e टू द पावर माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। e टू द पावर माइनस आर साइन थीटा, तो देख लो e का पावर माइनस आर साइन थीटा, e का पावर माइनस आर साइन थीटा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका मॉड पूछ रहा था निकल गया। अगर इसका आर्गुमेंट पूछता तो बोलते इसका आर्गुमेंट होगा आर कॉस थीटा, ठीक है। अगर पूछता आर्गुमेंट ऑफ z1 या z1 के बदले जो यहाँ पे है ना e का पावर आई जेड, ठीक है, अगर पूछता आर्गुमेंट ऑफ e का पावर आई जेड तो क्या बोलते? तो ये आर कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी पूछ सकता है, तो थोड़ा देख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, पूछ सकता है, और पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो? z1 को लिख सकते हो e का पावर माइनस आर साइन थीटा, ये तो जैसे के तैसे हो गया। और बाकी ये e का पावर आई और इसको मान लो थीटा, ये पूरे को मानो थीटा, ठीक है। तो e का पावर आई थीटा होगा कॉस थीटा, थीटा मतलब आर कॉस थीटा, अब प्लस आई साइन थीटा, थीटा के जगह पे क्या है? आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा। तो ये हो गया। तो देखो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये पूरा आ जाएगा रियल पार्ट, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जैसे आपसे पूछता रियल पार्ट ऑफ z1 ये पूछता, तो आप क्या लिखते? तो रियल पार्ट के लिए इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी e टू द पावर माइनस आर साइन थीटा इंटू कॉस आर कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट के लिए इसी को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन आर कॉस थीटा से, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन लिख दें तो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई होप आप ट्राई किए होंगे तो आपसे भी बन गया होगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप खुद बनाना, ठीक है। सेम टाइप है, बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई थीटा इज, ठीक है। इसका रियल पार्ट बताना है। तो सेम देखो थोड़ा सा हिंट कर देते हैं।
यहाँ पे इसका रियल पार्ट बताना है, मतलब ये है e का पावर आई थीटा, तो e के पावर e का पावर आई थीटा है, तो आप लिख दो e का पावर, और इस e का पावर आई थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखो, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बताऊंगा तो आपको बनाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसके बाद अब आप बनाना है, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन था इसके पहले वाला, तो उसको मैं बता दिया, तो ये तो आपसे बन ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बनाना, और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये डू योरसेल्फ, मतलब आपको खुद से बनाना है। और ये उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। बोल रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ, ये इसका एम्पलीट्यूड बताना है। देखो सेम टाइप है, बस इसमें ई का पावर आई थीटा है, इसमें ई का पावर माइनस आई थीटा है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड बताना है। तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आप बनाओ तो बीच में आप इसका एम्पलीट्यूड बता दो, ठीक है। माइनस लगाने लायक जहाँ पे हो वहाँ पे लगा देना, ठीक है। मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। दोनों में एक में पूछ रहा है कि रियल पार्ट, और इसमें पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो बस आप सिंप्लीफाई एक बार कर लो, जो पूछे, रियल पार्ट पूछे, एम्पलीट्यूड पूछे, या मॉडुलस पूछे, या इमेजनरी पार्ट पूछे, कुछ भी आप निकाल सकते हो। बस आपको पहली बार में पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा आंसर भी बता दूं क्या, ताकि आप मिला लोगे। चलो, तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो आप इसको बनाना और देखना ऑप्शन बी आंसर आ रहा है या नहीं। और इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर बता दूं, ठीक है। तो इसका आप आंसर निकालोगे, इसका रियल पार्ट पूछ रहा है, तो इसका आपका रियल पार्ट आना चाहिए ऑप्शन 1, ठीक है। तो इसको बनाना, ऑप्शन 1 आ गया तो समझना सही है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए था, ये 2 क्वेश्चन आप बनाना। हम लोग आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में देखे यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और ये इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आज हम लोग प्रूफ भी देखे, किसका, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट का, ठीक है। तो इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो आज के लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। जो भी क्वेश्चन दिए उसको बनाते रहिए और नोट्स बनाइए और पढ़ाई करते रहिए हमेशा रेगुलर। तो ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।